जय हिंद साथियों। आज हम लोग 29 जनवरी 2024 के डेली करंट अफेयर्स का एनालिसिस करेंगे। हम लोग यहाँ पे डायमंड जुबली सेलिब्रेशन की बात करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना डायमंड जुबली। ठीक है, डायमंड जुबली मतलब इसको स्टैब्लिश हुए 75 साल हो गए। ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ स्टैब्लिशमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है कौन? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट जो है ये 75 साल का हो गया है। ठीक है, जैसे हमारी रिपब्लिक जो इंडियन रिपब्लिक है उसकी भी उम्र हो गई है 75 साल, वैसे ही सुप्रीम कोर्ट की भी उम्र हो गई है 75 साल। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन रिपब्लिक और सुप्रीम कोर्ट एक ही टाइम 1950 में स्टैब्लिश हुए थे और अडॉप्ट किए गए थे। ठीक है, 1950 में ही दोनों आए थे, इसलिए 75th सेलिब्रेशन जो है ये किया जा रहा है। ठीक है, ये कहाँ पे हुआ है? तो सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का 75th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं कोइंसाइडिंग विद 75th ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सुप्रीम कोर्ट दोनों ही 1950 में स्टैब्लिश हुए थे। ठीक है, तो आप बताइए, ये बताइए आप कि सुप्रीम कोर्ट का मोटो क्या है? ठीक है, जाइएगा कहीं से खोजिएगा, सर्च कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट का मोटो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मोटो है, बहुत ही बेहतरीन मोटो है। ठीक है, मोटो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं? तो डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स जारी की गई थी, डिजिटल एससीआर, डिजिटल डीजीएससीआर याद रखिएगा, डीजीएससीआर आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये क्या है? डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स है या रिपोर्ट्स है। ठीक है, डीजीएससीआर। नेक्स्ट है डिजिटल कोर्ट्स 2.0 लॉन्च किया गया है। ठीक है, और क्या लॉन्च किया गया है? बायलिंगुअल वेबसाइट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, बायलिंगुअल वेबसाइट मतलब द्विभाषीय सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, और एलोकेशन कितने का हुआ है? कुछ पॉइंट्स जो थे वो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने एम्फोसाइज किए थे, वो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया है कि 2014 के बाद से, 2014 के बाद से कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। ठीक है, एलोकेट किए जा चुके हैं 7,000 करोड़ रुपए 2014 के बाद से। किस चीज़ के लिए? तो कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ठीक है, और एडिशनल 800 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए 800 करोड़ रुपए दिए गए हैं। और 2014 के बाद से कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में 7,000 करोड़ रुपए की धनराशि को आवंटित किया गया है। ठीक है, ये बातें ध्यान में रखिएगा, ये याद रखिएगा, ये इनिशिएटिव से याद रखिएगा। डिजिटल डीजीएससीआर डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड्स है, डीजी कोर्ट्स 2.0 है, और नई बाइलिंगुअल वेबसाइट लॉन्च की गई है। ठीक है, 75th ईयर कौन कौन मना रहा है? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मना रहा है और इंडियन सुप्रीम कोर्ट मना रहा है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि 1950 में अडॉप्ट किया गया था, और सुप्रीम कोर्ट, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जो कि 1950 में ही स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात कर लेते हैं इंडिया फ्रांस इनिशिएटिव्स की। तो आपको पता होगा 26 जनवरी के दिन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रन साहब जो थे वो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। ठीक है, मुख्य अतिथि थे चीफ डे रिपब्लिक डे के। ठीक है, गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति साहब थे जिनका नाम इमैनुअल मैक्रन था। तो अब वो आए हैं तो कुछ ना कुछ तो इनिशिएटिव्स होंगे ही, तो वही इनिशिएटिव्स हम लोग देख लेते हैं। तो डिफेंस और एरोस्पेस में इन्होंने पार्टनरशिप की है। ठीक है, आप जानते होंगे जो हमारे यहाँ रफेल है, जो सबसे ज़्यादा हाईटेक एयरक्राफ्ट है हमारे यहाँ रफेल, वो फ्रांस से ही हम लोग ने एक्वायर किया है। ठीक है, तो यहाँ पे रोड मैप साइन हुआ है इंडिया फ्रांस डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का। लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है डिफेंस स्पेस पार्टनरशिप का। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है? उसके बाद एमओयू साइन हुआ है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और एरियन स्पेस एसएएस फ्रांस का। ठीक है, ये सब आपको एक ही बार पढ़ लेना है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होने वाले। क्वेश्चन फ्रेम यहाँ से हो सकता है कि सिविल एविएशन में क्या पार्टनरशिप हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें फैक्चुअल डेटा है तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुई है बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस। ठीक है, टाटा एडवांस सिस्टम और एयरबस के बीच ये सिविल एविएशन का एमओयू साइन हुआ है जिसके अंतर्गत H-125 हेलीकॉप्टर्स बनेंगे। ठीक है, असेंबली लाइन सेटअप की जाएगी किसकी? H-125 हेलीकॉप्टर्स की। ठीक है, H-125 हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइन सेटअप करेंगे कौन कौन मिलके? तो टाटा एडवांस सिस्टम मिलके और एयरबेस। ठीक है, टाटा और एयरबस मिलके क्या करेंगे? H-125 हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइन सेट करेंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, इसको अलग कलर से बता देते हैं ताकि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको याद रहे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है।
फिर नेक्स्ट जो की अनाउंसमेंट्स हुए हैं वो ये हुए हैं कि इंडिया और फ्रांस सेलिब्रेट करेगा ईयर ऑफ इनोवेशन। कौन सा ईयर? 2026। ठीक है, 2026 को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, इन लोगों ने डिक्लेयर किया है कि 2026 को इंडिया और फ्रांस का ईयर ऑफ इनोवेशन रहेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यूपीआई का ऑपरेशनलाइजेशन होगा कहाँ पे? आईफल टावर में। ठीक है, आईफल टावर में अब जो जाने के लिए यूपीआई का सहारा लिया जा सकता है, यूपीआई से पेमेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यूपीआई कहाँ पे ऑपरेशनलाइज होगा? तो आईफल टावर में ये ऑपरेशनलाइज होगा। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है सोलर एकेडमी सेटअप की जाएगी कहाँ पे? सेनेगल में। ठीक है, सोलर एकेडमी सेटअप की जाएगी सेनेगल में। ठीक है, अंडर स्टार सी प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, आप जानते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस इंडिया ने शुरू किया था, इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। तो इसी के अंतर्गत क्या होगा? सोलर एकेडमी सेटअप की जाएगी कहाँ पे? सेनेगल में। ठीक है, सोलर एकेडमी कहाँ पे सेटअप की जाएगी? सेनेगल में। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे? सोलर एकेडमी से जो बच्चे सेना निकलेगी। ठीक है, सोलर एकेडमी में क्या होगा? सोलर एकेडमी से सेना निकलेगी। सेना से याद रखेंगे, सेनेगल में ये लगा रहा है, ये स्टैब्लिश की जाएगी। ठीक है, सोलर एकेडमी में क्या होगा? सेना निकलेगी। सेना से याद रखेंगे सेनागल। ठीक है, सेनागल। ठीक है, सेनेगल में ये स्टैब्लिश किया जाएगा अंडर स्टार सी प्रोग्राम ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, उसके बाद इंडियन कंसुलेट स्टैब्लिश किया जाएगा मार्सेल और फ्रेंच ब्यूरो डे फ्रांस इन हैदराबाद। ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट कहाँ सेट होगा? ये मार्सेल फ्रांस में, और फ्रेंच ब्यूरो डे फ्रांस कहाँ सेटअप होगा? हैदराबाद में। ठीक है, दो अलग अलग लोकेशन है, ध्यान दीजिएगा। कहाँ कहाँ पे? मार्सेल में और फ्रेंच ब्यूरो डे फ्रांस इन हैदराबाद। मतलब मार्सेल फ्रेंच की एक जगह है, और हैदराबाद जो इंडिया में एक जगह है, वहाँ पे आपस में कंसुलेट स्टार्ट किए जाएंगे, स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, फिर क्या होगा? ऑपरेशनलाइज किया जाएगा यंग प्रोफेशनल स्कीम अंडर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप। ठीक है, यंग प्रोफेशनल स्कीम चलाई जाएगी मोबिलिटी और माइग्रेशन पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर। फिर क्या होगा? फिर 5 ईयर की वैलिडिटी मिलेगी शेंजन वीज़ा की। किसको? इंडियन मास्टर्स, जो भी बच्चे होंगे इंडियन मास्टर्स परस्यू कर रहे होंगे फ्रांस के इंस्टीट्यूशंस में, फ्रांस के एजुकेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स में, उनको 5 ईयर वैलिडिटी शेंजन वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, शेंजन वीज़ा दिया जाएगा। ठीक है, शेंजन वीज़ा दिया जाएगा 5 ईयर वैलिडिटी के साथ। ठीक है, और क्या होगा? और इंडिया सपोर्ट करेगा फ्रांस को फॉर यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन नाइस इन 2025। ठीक है, तो इंडिया सपोर्ट करेगा कि फ्रांस जो है होस्ट करे इंडियन यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस इन 2025। ठीक है, तो ये पूरे जो मुद्दे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये जो पूरे मुद्दे ब्लू से हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे इरेज कर देते हैं ताकि फिर से एक बार हम लोग जल्दी से देख लें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हुए हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिर्फ इंपॉर्टेंट देखेंगे, फैक्चुअल डेटा देखेंगे। ठीक है, ताकि जो भी एग्जाम्स ओरिएंटेड इन्फॉर्मेशन है सिर्फ वही हम लोग पढ़ें और वही हम लोग याद रखें। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले ये वाला है कि सिविल एविएशन में एमओयू साइन हुआ है बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम एंड एयरबस। किसकी असेंबली लाइन के लिए? तो H125 हेलीकॉप्टर्स की असेंबली लाइन के लिए ये एमओयू साइन हुआ है। उसके बाद क्या है? 2026 को किस ईयर से जाना जाएगा? तो 2026 ईयर को इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन के नाम से जाना जाएगा। यूपीआई को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा आईफल टावर में। सोलर एकेडमी सेट होगी सेनेगल में। ठीक है, अंडर स्टार सी प्रोग्राम ऑफ सोलर अलायंस। इंडियन कंसुलेट सेट की जाएगी मार्सेल में, और फ्रेंच कंसुलेट को स्टैब्लिश किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, यंग प्रोफेशनल स्कीम को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा अंडर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में। ठीक है, और 5 ईयर का वैलिडिटी शेंजन वीज़ा मिलेगा इंडियन मास्टर्स स्टूडेंट्स को। ठीक है, और लास्ट में क्या है? यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस को सपोर्ट करेगी इंडिया इन नाइस इन 2025। ठीक है साथियों, आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। यहाँ पे कुछ इनिशिएटिव्स हैं जो प्रधानमंत्री साहब ने इनॉग्रेट किया था यूपी में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिकली यूपी पीसीएस 2024 दे रहे हैं या यूपी पीसीएस आरओ दे रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है, अदरवाइज आप थोड़ा सा वीडियो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में कुछ इनॉग्रेशन किए गए हैं, हम लोग देख लेते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले क्या किया गया है? इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट की गई है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप कहाँ पे इनॉग्रेट की गई है? तो ग्रेटर नोएडा में की गई
गई है और ये किसके अंतर्गत की गई है, ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के अंतर्गत की गई है, ठीक है, नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट है टुंडला गवारिया पाइपलाइन, ठीक है, याद रखिएगा टुंडला गवारिया पाइपलाइन कहाँ पे है, तो ये यूपी में है। किसने इसको सेट किया है, इसको स्टैब्लिश किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, ठीक है। ये कितनी लंबी है, 255 किलोमीटर लॉन्ग है, ठीक है, 255 किलोमीटर लंबी टुंडला गवारिया पाइपलाइन को इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। फिर है मथुरा सीवेज स्कीम को भी लॉन्च किया गया है एट द कॉस्ट ऑफ 460 करोड़, ठीक है, ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसमें स्टैब्लिश किया गया है, ये 460 करोड़ का है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, पीएम ने इनॉग्रेट किया है मुरादाबाद रामगंगा सीवरेज सिस्टम एंड एसटीपी वर्क्स, ठीक है, इनकी जो वैल्यू है वो है 330 करोड़ रुपए, इतना आपको ध्यान में नहीं रखना है, ये ध्यान में रख सकते हैं। न्यू खुर्जा एंड न्यू रेवाड़ी ऑन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर, ठीक है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन लॉन्च किया गया है, डबल लाइन इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन, ठीक है, ये क्या करेगा, ये फीचर करेगा 1 किलोमीटर डबल लाइन रेल टनल, ठीक है, रेल टनल डबल लाइन होगी, ठीक है, विद हाई राइज इलेक्ट्रिफिकेशन। किसके किसके बीच हुआ है ये, तो न्यू खुर्जा एंड न्यू रेवाड़ी, ठीक है, न्यू खुर्जा एंड न्यू रेवाड़ी, ये वेस्टर्न यूपी का ये पार्ट है, ठीक है, ऑन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बातें थी, इंटीग्रेटेड टाउनशिप ग्रेटर नोएडा में, टुंडला गवारिया पाइपलाइन 255 किलोमीटर लॉन्ग, मथुरा सीवेज स्कीम और डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर में 1 किलोमीटर डबल लाइन रेल टनल कहाँ पे, न्यू खुर्जा और न्यू रेवाड़ी के बीच में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे 54th एनुअल मीटिंग की बात होगी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, तो याद रखिएगा जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम समिट हो रहा है ये 54th एडिशन है, 54वां संस्करण हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे हो रहा है ये, तो हर साल ये स्विट्जरलैंड में होता है, दावोस में, ठीक है, दावोस एक जगह है स्विट्जरलैंड में, हर साल वहीं होता है। थीम क्या है इस बार की, तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट जो है इस बार की थीम है। फिर इंडिया ने क्या किया है, इंडिया ने लॉन्च किया है WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया था थोड़ा दिन पहले ही करंट अफेयर्स में कि इंडिया ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, ग्लोबल गुड अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी और इक्वालिटी के लिए। तो याद रखना है आपको, ये किसके साथ पार्टनरशिप हुई है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पार्टनरशिप हुई है, ठीक है। यहाँ पे ही यूनियन मिनिस्टर जो है हमारी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने अनाउंस किया है कि B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट सेट किया जाएगा। B20 क्या है, तो बिजनेस 20, जैसे G20 है गवर्नमेंट 20, ये G20 मतलब होता है गवर्नमेंट 20, तो वैसे ही B20 होगा बिजनेस 20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश किया जाएगा, ठीक है। और प्रिपेयरिंग फॉर डिजीज एक्स, ठीक है, डिजीज एक्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाएगा, क्योंकि अभी ये शंका है कि कोई और एक एपिडेमिक आ सकता है जिसको हम लोग को प्रिपेयर रहना रहेगा, ताकि अगर ये आता है तो इसको आसानी से डील किया जा सके, कोविड जैसी हालत फिर ना हो पाए, ठीक है। तो कोविड जैसे सिचुएशंस को बचाने के लिए प्रिपेयरिंग फॉर डिजीज एक्स के नाम पे एक डिस्कशन भी हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें आप देख लीजिएगा। सबसे पहले 54th एडिशन है एनुअल मीटिंग ऑफ इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है, थीम क्या है, रीबिल्डिंग ट्रस्ट है थीम इसकी, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंडिया ने क्या लॉन्च किया है, ग्लोबल अलायंस फॉर जेंडर इक्विटी एंड इक्वालिटी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। यूनियन मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी ने बताया है कि B20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट भी लॉन्च किया जाएगा, स्टैब्लिश किया जाएगा, और एक डिस्कशन हो रहा है प्रिपेयरिंग फॉर डिजीज एक्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, नीतीश कुमार जी बिहार के 9th टाइम चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, चीफ मिनिस्टर बने हैं 9th टाइम बिहार के चीफ मिनिस्टर साहब, ठीक है। बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जो हैं वो 9वीं बार बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। गवर्नर कौन है वहाँ पे, राजेंद्र आर्लेकर साहब, ठीक है। डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं कौन कौन, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, ठीक है, ये दोनों डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए गए हैं। और बिहार में नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की तरह शपथ ली है, ठीक है। और इनको शपथ किसने दिलाई थी, तो इनको शपथ दिलाई थी बिहार के गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर साहब ने। और ये दो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट यहाँ पे अवार्ड है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ठीक है, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है अजीत मिश्रा जी को, ठीक है, टू स्ट्रेंथन बिजनेस पार्टनरशिप बिटवीन सिटी ऑफ लंदन एंड इंडिया, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड मिला है अजीत मिश्रा जी को, ठीक है। फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन किसको मिला है, अजीत मिश्रा जी को मिला है, किसके लिए, बिजनेस का पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिटवीन लंदन एंड इंडिया, ठीक है, याद रखिएगा अजीत मिश्रा जी को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है रविंद्र जडेजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो वारनी एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है वारनी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा, ठीक है। रविंद्र जडेजा जो है ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वारनी जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है।
इसके बाद है सादिक तंसीक, सदा तंसीक, ये एक पहली मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। ध्यान दीजिएगा, सदा तंसीक, ठीक है, सदा तंसीक जो है इंडिया और सऊदी अरेबिया की पहली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, याद रखिएगा मिलिट्री एक्सरसाइज है सदा तंसीक बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया। और ये कहाँ हो रही है, तो ये राजस्थान में होस्ट की जाएगी, राजस्थान में कंडक्ट की जाएगी, ठीक है, सदा तंसीक। क्या क्या याद रखना है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, मिलिट्री ट्रेनिंग या एक्सरसाइज आप जो भी कहें, ठीक है, किसके किसके बीच है, सऊदी अरेबिया के से है, और कहाँ पे हो रही है, ये हो रही है राजस्थान में, ठीक है, ये 3 डायमेंशन इसके सदा तंसीक के याद रखना है, ठीक है। एम से क्या है, मिलिट्री ट्रेनिंग हो रही है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। एस से क्या है, ये सऊदी अरेबिया के साथ है। आर से क्या है, ये राजस्थान में हो रही है, ठीक है। अब एक बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एंड होम अफेयर्स अमित शाह जी ने, ठीक है, अमित शाह जी ने एक बुक लॉन्च की है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड नेशन ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी द मेकर ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है। और ये कौन सी स्क्रिप्ट में है, तो ये ब्रेल स्क्रिप्ट में है, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट क्या है, जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए ये स्क्रिप्ट यूज की जाती है, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट में ये जो है बुक लॉन्च की गई है, ठीक है। बुक इज पब्लिश बाय वीआरएल लॉजिस्टिक्स, ठीक है, आपको ये ध्यान में नहीं रखना है, बस ये याद रखिएगा प्रॉमिस नेशन किसने रिलीज की है, तो अमित शाह जी ने रिलीज की है। और कौन सी स्क्रिप्ट में है, तो ये ब्राह्मी वो ब्रेल स्क्रिप्ट में, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट में ये बुक है लॉन्च की गई है, ठीक है, ब्रेल स्क्रिप्ट में, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें हैं इनसेट 3DS से रिलेटेड। तो इनसेट 3DS जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई है, ये एडवांस सैटेलाइट है, क्या करेगी ये वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगी, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग मतलब कहाँ साइक्लोन आ रहा है, कहाँ तूफान आ रहा है, ये फोरकास्टिंग, और डिजास्टर, कहीं पर डिजास्टर हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए इनसेट 3DS सैटेलाइट यूज की जाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, वेदर फोरकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट, ठीक है। ये कब लॉन्च हुई थी, तो ये 25 जनवरी को लॉन्च हुई थी, कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से लॉन्च की गई थी, ठीक है। तो आप बताइएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर कौन से आइलैंड पे लोकेटेड है, ठीक है, तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च की गई थी इनसेट 3DS, ठीक है। नेक्स्ट है पोएम 3, ये क्या है, ये पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी मिशन है, ठीक है। पोएम 3 क्या है, ये इसरो का मिशन है पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें पावर जनरेशन और टेलीकमांड कैपेबिलिटीज को डेवलप किया जाएगा, ठीक है, पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, पोएम 3 आपसे पूछा जा सकता है क्या है, तो ये एक्सपेरिमेंट है पेलोड ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंट फॉर माइक्रोग्रेविटी, ये किसका एक्सपेरिमेंट है, तो इसरो का एक्सपेरिमेंट है। और ये किसका पार्ट था, ये PSLV C58 मिशन का पार्ट था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पोएम 3 किसकी इनिशिएटिव है, तो इसरो की इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है पहल, पहल क्या है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने लॉन्च किया है पहल, ठीक है, ये इनकी इन हाउस जर्नल है, ठीक है, इन हाउस जर्नल है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की, IREDA की, ठीक है। इससे क्या होगा, ये कमिटमेंट बताएंगे अपना रिलेटेड टू ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो पहल याद रखना है, पहल क्या है, पहल है जर्नल किससे रिलेटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से रिलेटेड, ठीक है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से रिलेटेड की पहल जो है जर्नल है। नेक्स्ट है रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल, ठीक है, रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जा रहा है, तो नागालैंड में मनाया जा रहा है, ठीक है। रुसोमा वहाँ का एक गांव है, वहाँ पे ऑरेंजेस होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे ये ऑरेंज फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है, 4th एडिशन सेलिब्रेट किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 4th एडिशन रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का सेलिब्रेट किया जा रहा है, कहाँ पे, तो नागालैंड में, ठीक है, नागालैंड में, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऑबिचुअरीज देख लेते हैं। तो डॉक्टर नित्यानंद जो है, इनकी मृत्यु हो गई है 99 साल में लखनऊ में, ठीक है। ये क्या थे, इन्होंने ही ये पायनियर थे बिहाइंड इंडियाज फर्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली, ठीक है। सहेली जो एक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी, उनके ये फाउंडर थे या पायनियर कह सकते हैं, उन्हीं के देख रेख में सहेली को क्या किया गया था, बनाया गया था, ठीक है। डॉक्टर नित्य आनंद, ठीक है, डॉक्टर नित्य आनंद, ठीक है, ये 99 साल के थे और ये लखनऊ में ही इनकी डेथ हो गई है, ठीक है, डॉक्टर नित्य आनंद की। तो ये किससे रिलेटेड है, तो ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल सहेली से रिलेटेड है। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। तो हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल हैं, उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है रणजी ट्रॉफी में,
ठीक है। उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है अनबीटन 323 का, ठीक है। 323 नाबाद खेलने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है तन्मय अग्रवाल ने। किसके खिलाफ बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है। किसमें? रणजी ट्रॉफी प्लेट ग्रुप गेम में, ठीक है। याद रखिएगा, हैदराबाद के तन्मय अग्रवाल ने, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, ये अनबीटन रहे हैं, इनको आउट नहीं कर पाए हैं अरुणाचल प्रदेश वाले, और ये 323 रन बना चुके हैं, ठीक है। कितनी बॉल्स में? तो 160 बॉल्स में ये रन बनाए हैं 323, ठीक है। और इन्होंने एक ये भी रिकॉर्ड बनाया है कि ये सेकंड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी बनाई है बाई टाइम, ठीक है। तो 147 बॉल्स में इन्होंने अपनी 313 शतक मार दिया था, जो कि सेकंड फास्टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी है बाई टाइम, ठीक है। बाई टाइम मतलब इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाने के लिए बस 183 मिनट का टाइम लिया था, ठीक है। प्रीवियस रिकॉर्ड किसका रहा है? प्रीवियस रिकॉर्ड रहा है मार्को मारियस का विद 191 बॉल्स, और हाईएस्ट अनबीटन का रिकॉर्ड है भौवा साहेब निम्बालकर का 443 अनबीटन, ठीक है। 443 अनबीटन का रिकॉर्ड है भाऊ साहेब निम्बालकर का, ठीक है। उसके बाद इनका है 323 नाबाद, ठीक है। इन्होंने किसके साथ खिलाफ बनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ बनाया है, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में शुरू हुआ था, ठीक है। ये कौन से कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये हार्ड कोर्ट्स पे खेला जाता है, ठीक है। हार्ड कोर्ट्स पे ये खेला जाता है। और इसका ग्रैंड स्लैम स्टेटस क्या है? तो ये 4 ग्रैंड स्लैम स्टेटस होते हैं ना, 4 ग्रैंड स्लैम्स है, तो उनमें से एक ये ग्रैंड स्लैम माना जाता है, ठीक है। टाइमिंग क्या होती है? जनरली ये जनवरी में खेला जाता है, ठीक है। जनवरी में खेला जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में कंक्लूड हुआ है, और ये बहुत ही ग्रैंड स्लैम टाइप का इवेंट है, जिसकी वजह से क्वेश्चन इससे फ्रेम हो जाते हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको देखना है मेन सिंगल्स। तो किसने जीता है? जानिक सिनर, ठीक है। जानिक सिनर जो इटली के हैं, उन्होंने मेन सिंगल जीता है। किसको हरा के? दानिल मेदवेदेव, ठीक है। दानिल मेदवेदेव जो रशिया से आते हैं, उनको हरा के ये अवार्ड जीता है, या ये टाइटल जीता है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? तो जानिक सिनर ने दानिल मेदवेदेव को हरा के, ठीक है। विमेन सिंगल में किसने जीता है? आर्याना सबलांका ने हराकर किसको? झैंग क्विनवैन को, ठीक है। झैंग क्विनवैन कहाँ की है? चाइना की है, ठीक है। आर्याना सबलांका ने हराकर जिंग क्विनवैन को ये खिताब जीता है विमेन सिंगल्स में। मेंस डबल्स में कौन जीता है? ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि रोहन बोपन्ना जी ने ये मेंस डबल्स जीता है, ठीक है। किसके साथ मिलके? मैथ्यू एबडीन के साथ मिलके, ठीक है। किसको हराया है? तो सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी जो इटली के हैं, इनको हरा के ये रोहन बोपन्ना जी जीते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये जरूर पूछा जा सकता है। रनर अप किसको हरा के रोहन बोपन्ना जो है मेंस डबल्स का खिताब जीते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन में, ठीक है। तो सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी जो कि इटली से आते हैं, इन लोग को हरा के मेंस डबल्स जीता है रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडीन ने, ठीक है। वुमेन्स डबल्स किसने जीता है? तो सू वी और एलिस मर्टेंस ने जीता है। किसको हरा के? जेलिना ओस्टेनपेंको और लुडमिला किंचॉक को हरा के, ठीक है। ये लोग यूक्रेन के हैं। फिर मिक्स डबल्स की बात कर लेते हैं। तो मिक्स डबल्स जीता है हाई शी वेन और जैन जेलेंस्की ने। किसको हरा के? डिजायरे क्वार्जिक और नील स्कुपिस्की को हरा के, ठीक है। तो बहुत ही थोड़े से टिपिकल नाम है, थोड़े से अतरंगी नाम है, आप ध्यान में रखिएगा। ये तो आपको जरूरत से ही ध्यान में रखना है, ये और ये, ठीक है। तो मेन सिंगल्स और मेन डबल्स याद रखिएगा, और वुमेन सिंगल्स भी कोशिश करिएगा याद रखिएगा। आर्याना सबलांका ने हराया है जैन क्विनवैन को, ठीक है। यहाँ पे हॉकी 5S विमेन वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, जिसमें इंडिया रनर अप रही है, ठीक है। किससे हारी है? तो नीदरलैंड से हारी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नीदरलैंड्स ने हराया है इंडिया को, किसमें? 5S विमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है। हॉकी 5S विमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है। विमेन हॉकी हॉकी 5S विमेन वर्ल्ड कप में नीदरलैंड ने इंडिया को हराया है, ठीक है। गोल्ड मेडलिस्ट कौन रही है? ऑब्वियसली नीदरलैंड। सिल्वर मेडल ऑब्वियसली इंडिया, और ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कौन रही है? पोलैंड, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये 3 पोजीशन याद रखिएगा। विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी विनर कौन रही है? यूनाइटेड स्टेट्स रही है। विमेंस चैलेंजर ट्रॉफी रनर अप कौन रही है? नामीबिया रही है, ठीक है। बेस्ट गोलकीपर मार्ता कुचरसका जो पोलैंड से आती है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन प्लेयर है। बेस्ट जूनियर प्लेयर दीपिका सोरैंग, ठीक है। दीपिका सोरैंग इंडिया की है, इनको बेस्ट जूनियर प्लेयर का अवार्ड मिला है विमेन वर्ल्ड कप 5S विमेन वर्ल्ड कप में, ठीक है। टॉप स्कोरर कौन रही है? टेरेजा वियाना जो कि यूरुग्वे से आती है, और उन्होंने 19 गोल दागे थे, ठीक है। और बेस्ट प्लेयर कौन रही है?
टॉप स्कोरर ये थी, और बेस्ट प्लेयर है नूर दे बाद नेदरलैंड्स की। नूर दे बाद नेदरलैंड्स की बेस्ट प्लेयर है, ठीक है। तो एक बार आप ये ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट इसमें दीपिका सोरेंग है जिनको बेस्ट जूनियर प्लेयर का अवार्ड मिला है, और इंडिया की क्या रैंकिंग रही है, क्या पोजीशन रही है। तो इंडिया की पोजीशन रनर अप रही है। विनर कौन रहा है? विनर नेदरलैंड्स रही है, और थर्ड नंबर पे पोलैंड रही है, ठीक है। किसमें? हॉकी 5S विमेन वर्ल्ड कप में।